हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से करेंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं, इस टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। यानी देखिए, करेंट अफेयर को अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 के अंतर्गत करेंट अफेयर टॉपिक समाहित है सिलेबस के अंतर्गत। तो अब प्रश्न उठता है, चूंकि करेंट अफेयर का जो एक टॉपिक है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक व्यापक टॉपिक है, तो आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे आपको फोकस करना होगा। आप इस पर फोकस करके आप अपनी जो एक स्ट्रेटजी होती है इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं और अगर प्रश्न पूछे गए तो किस प्रकार से अटेंड करनी है, यानी कि फ्रेमवर्क क्वेश्चन का आपको तैयार कर लेना चाहिए। तो चूंकि अब मुख्य परीक्षा में समय कम है, जैसे जैसे समय नज़दीक आने वाला आ रहा है वैसे वैसे समय आपके पास कम मिलेंगे। कुछ दिनों के बाद प्रीलिम्स की रिजल्ट आएगी, तो यह आवश्यक है कि अभी जो बचे हुए समय है उसका उपयोग आप करेंट अफेयर और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करने में आप अपना समय लगाएं। तो इसी दृष्टिकोण से आज का हमारा वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 खंड 2 के अंतर्गत करेंट अफेयर के सेक्शन के तहत कौन कौन से संभावित टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, इस पर आज का हमारा पूरा लेक्चर आधारित होगा। तो देखिए, हमने इसे 2 खंडों में बांटा है। करेंट अफेयर चूंकि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा व्यापक मुद्दा है, तो हमने इसे 2 खंड में बांटा है। सबसे पहले हम राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल इशूज़ पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि नेशनल इशूज़ में कौन कौन से टॉपिक्स इस बार के लिए महत्वपूर्ण हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं। तो अगर नेशनल की बात करें, हमने दोनों को मिलाकर टोटल अभी 20 टॉपिक्स को निर्धारित किया है। ऐसे नहीं, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो आप आवश्यकता अनुसार उसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक्स जो है, चूँकि पिछले विगत 6 महीनों और 1 वर्ष के जो भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी हाईलाइटेड इशू रहे हैं, उसके आधार पर हमने इन 20 टॉपिक्स को चूज किया है और ये 20 टॉपिक्स जो हैं वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इंटरनेशनल को और नेशनल, ये 2 खंड में हमने बांटा है। सबसे पहले नेशनल टॉपिक्स को देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर करेंट अफेयर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वह है नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आप कौन कौन सी विशेषताएं हैं, पुरानी एजुकेशन पॉलिसी से या किस प्रकार से भिन्न है, इसमें और कौन कौन से अच्छे प्रावधान किए जा सकते हैं, या ये इसने या कि नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वह किस प्रकार से भारत में एजुकेशन को लेकर किस प्रकार से एजुकेशन में सुधारात्मक कदम है, ये सब जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसे आपको कंप्लीट करना होगा। यानी कि ओवरऑल नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आपको कवर करना है। इसके विभिन्न पक्ष और विपक्ष पर आपको कंसेप्ट क्लियर करना होगा। अगला है कृषि कानून। कृषि कानून बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमने इस पर एक लेक्चर भी कृषि कानून पर दिया है। और कृषि कानून जो टॉपिक है, चूँकि अब विगत कई महीनों से आप देखें, लगभग आज 100 दिन इसका पूरा हो चुका है कृषि कानून के लेकर जो विरोध है रहे हैं उसका। तो कृषि कानून, कौन कौन से कृषि कानून बनाए गए हैं, क्या क्या प्रावधान हैं, किस प्रकार से किसानों के हितों को यह प्रभावित कर रहा है, उद्योगपतियों को किस प्रकार से हितों को वह प्रभावित करेगा, सरकार का पक्ष क्या है, सरकार का विपक्ष क्या है, सरकार किसानों का पक्ष विपक्ष क्या है, विपक्षी दलों के द्वारा कौन कौन से मुद्दे उठाए गए हैं और कौन कौन से इसमें संभावित सुधार किए जा सकते हैं। ये सभी मुद्दे कृषि कानून से संबंधित महत्वपूर्ण है। जो हमारा लेक्चर हुआ है कृषि कानून से संबंधित, उसमें इन सभी मुद्दों पर विश्लेषणात्मक चर्चा की है। अगर आपको कृषि कानून पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं, वहां से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगला है गगनयान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022 ईस्वी में भारत अपनी स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ पूरा करने जा रहा है। इस लिहाज से वर्ष 2022 हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है और इस यादगार को और ज़्यादा रोचक बनाने के लिए हमने 2022 ईस्वी में गगनयान प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि गगनयान का मतलब हो गया यह मानव
सहित यह मिशन है जिसमें मानवों को भेजा जा रहा है। तो गगनयान इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब आप गगनयान को पढ़ेंगे तो गगनयान का मतलब है आपको इसरो को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेनी होगी कि इसरो की सफलता को यह किस प्रकार से प्रभावित करेगा, किस प्रकार से इसरो को कह सकते हैं कि भारत किस प्रकार से स्पेस सुपर पावर के रूप में डेवलप होगा। तो इन सभी पक्ष को आपको गगनयान के साथ जोड़ना होगा। हमारी आगे कुछ दिनों बाद गगनयान से संबंधित लेक्चर भी हमारी अपलोड कर दी जाएगी। तो गगनयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर नेशनल इश्यूज की बात करें तो 2010-20 का दशक भारत की उपलब्धियां और चुनौतियां, चूँकि हम एक नए दशक में प्रवेश कर चुके हैं तो इस दृष्टि से पिछले दशक में भारत ने किन किन महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्राप्त किया है और कौन कौन से महत्वपूर्ण चुनौतियों का भारत ने सामना किया है, इस दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको 10 वर्ष का एक रोड मैप तैयार करना होगा कि इस दौरान भारत में किस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम बदले हैं, किस प्रकार से केंद्र संबंध प्रभावित हुए हैं, इकोनॉमी किस प्रकार से बूस्ट हुई है, किस प्रकार से भारत एक सुपर पावर के रूप में वर्ल्ड में फेमस हुआ है, किस प्रकार से भारत की विदेश नीति जो है वह विभिन्न कह सकते हैं आपकी स्पेस डिप्लोमेसी, वैक्सीन डिप्लोमेसी, इन सबों ने भारत की विदेश नीति या भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध को किस प्रकार से नया आयाम दे रहा है। तो इन सभी मुद्दों पर, इन सभी पक्ष विपक्ष पर आपको चर्चा करनी है और आपके माइंड में फ्रेमवर्क होनी चाहिए कि विगत दशक में भारत ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्राप्त किया है और किन किन महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया है। स्वास्थ्य एवं तकनीकी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अगर देखें तो कोविड-19 का जो दौर चल रहा था, कोविड-19 के दौर में भारत में हेल्थ सेक्टर के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि हमने काफ़ी व्यापक स्तर पर होने वाले मानव क्षति को न्यूनतम किया है, काफ़ी कम मानव क्षति हुई है। तो इस दिशा में देखें तो हेल्थ के सेक्टर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि हेल्थ सेक्टर में रोबोट का यूज किया जा रहा है ताकि कोरोना का कम प्रसार हो उस समय कोरोना काल के दौरान। इसके अलावा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज है, कई सारे टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन अनुसंधान हो रहे हैं, तो इस दृष्टि से आपको इस पर फोकस करना होगा कि आखिर हेल्थ सेक्टर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज किस प्रकार से किया जा रहा है और इनमें और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं ताकि ऐसी चुनौतियों से, कोविड-19 जैसी आपात स्थितियों से निपटने में भारत सक्षम हो सके। इस दृष्टि से आपकी जो कोरोना की वैक्सीन बनाई गई है तो उसके विभिन्न चरण, कोरोना वैक्सीन के कारण भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलती ख्याति, यानी दूसरों शब्दों में कहा जाए तो वैक्सीन डिप्लोमेसी, जिसे प्लेलिस्ट में वीडियो इसके बारे में भी आपको अवेलेबल है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान, पिछले बार 65वीं का क्वेश्चन आपने देखा होगा तो पूछा है मेक इन इंडिया, तो 66वीं में बहुत ज़्यादा संभावना है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पर प्रश्न पूछा जाए। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान अगर हो तो एक करेंट अफेयर में पूछा जा सकता है, और अगर करेंट अफेयर में नहीं पूछा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पूछा जा सकता है कि किस प्रकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका सराहनीय हो सकती है। यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ आत्मनिर्भर भारत निर्माण में किस प्रकार से कर सकते हैं। या तो करंट सेक्शन में पूछे तो अच्छी बात है, आप इस पर काफ़ी विस्तृत आंसर तैयार करिए, फॉर्मेट तैयार करिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है, आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी इकोनॉमी को किस प्रकार से बूस्ट करेगी, हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है उसे किस प्रकार से प्रभावित करेगी, है ना, हमारी विदेश नीति को किस प्रकार से प्रभावित करेगी। ऐसे कई सारे पहलू हो सकते हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़े हुए हैं और यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक CAA, चूँकि जब से यह पारित हुआ है तब से प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। एक बार एग्जाम हुआ है 65वीं का तो उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, तो यह उन संभावित इशूज में से एक हैं। हालांकि यह कम महत्वपूर्ण है लेकिन इग्नोर करना नहीं है, एग्ज़ाम में इग्नोर करके किसी भी पॉइंट को नहीं चलना है। यही समय है जब इन सभी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है और CAA एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, संभावित टॉपिक है यह। बोडो समझौता, बोडो समझौता क्या है?
आपको तैयार करना होगा। भारत सरकार, असम की सरकार और जो भी बोडो फ्रंट जिसके साथ त्रिपक्षीय जो समझौते हुए, यह त्रिपक्षीय समझौता है, द्विपक्षीय नहीं है, त्रिपक्षीय समझौता है। एक तो भारत सरकार इसका पक्ष है, असम सरकार इसकी पक्ष थी, और असम के जो भी बोडो फ्रंटलाइन संभावित जो भी संगठन है आप उसे कब देख लीजिएगा। तो इन तीनों का एक त्रिपक्षीय यह समझौता था। तो इसने किस प्रकार से कहीं ना कहीं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम है, अलगाववादियों को राजनीति की मुख्य धारा में, समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए उठाया गया कदम है। तो इन सभी पक्षों पर आपको इस पर चर्चा करनी होगी बोडो समझौता पर। कोरोना एवं प्रभाव, कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव, हालांकि यह 65वीं बीपीएससी के दौरान पूछा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि कोविड-19 का दौर अभी भी चल रहा है और इस दिशा में हमने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। हमने वैक्सीन बना लिया है, तो वैक्सीन निर्माण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया है वैक्सीन डिप्लोमेसी, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोरोना का क्या प्रभाव पड़ा है हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि कोविड-19 से संबंधित सभी पक्ष विपक्ष और सभी आयामों को आपको कंप्लीट करनी है। स्वच्छ पेयजल एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, स्वच्छ पेयजल को भी आप कंप्लीट कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि जिस प्रकार से भारत जैसे कंट्री में जल संकट की समस्या देखने को मिल रही है, तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वच्छ पेयजल की जो समस्या है एक बहुत विकट समस्या है। ऐसी स्थिति में इससे संबंधित प्रश्न 66वीं बीपीएससी के लिए संभावित हैं। सोशल मीडिया का नियमन, रेगुलाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों पहले मुश्किल से 1 वीक की बात है, 1 वीक के अंदर की बात है, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि सरकार के द्वारा सोशल मीडिया नियमन के लिए कुछ आदेश पारित किए गए हैं। तो आपको इसे कंप्लीट करना है कि यह किस प्रकार से राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन कर रहा है। क्या इस प्रकार के नियमन देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किस प्रकार ये ऐसे नियमन मददगार साबित हो सकते हैं, तो इन सभी पक्षों को आपको देखना होगा। इसके पक्ष क्या हैं, इसके विपक्ष क्या हैं, और इसके जितने भी डायमेंशन जुड़ रहे हैं उन सभी डायमेंशन को आपको फोकस करना होगा, क्योंकि वहाँ पर प्रश्न किसी भी डायमेंशन से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, यह था हमारा राष्ट्रीय मुद्दे। हमने नेशनल इशूज के अंतर्गत वो सारे मुद्दों को रखा जो हमने ऊपर में आपके साथ डिस्कस किया। अब महत्वपूर्ण टॉपिक आता है इंटरनेशनल इशूज, क्योंकि इंटरनेशनल को इशूज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है। करेंट अफेयर जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें से मोस्टली प्रश्न इंटरनेशनल रिलेशन से होते हैं। तो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत की वैदेशिक नीति, भारत के अंतर्राष्ट्रीय नीति पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले जो इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण इशूज हैं, सबसे पहला इशूज है इंडिया ब्रिटेन रिलेशन आफ्टर ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध कैसे हैं, किस प्रकार से इकोनॉमी सुधर रही है, तो इस प्रकार से आपको इन सभी इशूज को देखना होगा। ब्रेग्जिट, भारत का संबंध, देखिए अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इंडिया का संबंध सिर्फ 4 कंट्री के साथ पूछा जाएगा। एक तो चाइना है, दूसरा यूएस है, तीसरा पाकिस्तान है, और चौथा अगर देखा जाए तो हाल के समय का नेपाल। अब आपके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा कि चूंकि अभी हाल ही में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुई है, तो हो सकता है भारत म्यांमार संबंध पूछे, तो नहीं। भारत म्यांमार संबंध पूछने की अल्प संभावना है, पूछा जा सकता है, लेकिन इसकी बहुत कम संभावना है कि पूछा जाए, क्योंकि भारत म्यांमार संबंध आईआर का उतना फेमस टॉपिक नहीं है बीपीएससी के लिए। तो लेकिन आपको पढ़ लेना है कि म्यांमार में किस प्रकार से लोकतंत्र से सैन्य के रूप में तख्ता पलट हुई है, पक्ष विपक्ष, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे और भारत इसे लेकर चिंतित क्यों है। तो इस प्रकार के मुद्दे देखने होंगे। लेकिन फिलहाल अगर इंडिया एंड रिलेशन पूछा जाए तो चाइना, यूएस, पाकिस्तान एंड नेपाल को आप अच्छे से कंप्लीट करिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जाए तो आप सार्क को पढ़ सकते हैं, G7 को पढ़ सकते हैं। G7 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत G7 में शामिल नहीं होते हुए भी, क्योंकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, इसके बावजूद भी इसके सदस्य राष्ट्रों के द्वारा हाल ही में जो बैठक हुई थी, शिखर सम्मेलन हुई थी, उसमें भारत को आमंत्रित किया गया था।
इतना ही नहीं, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने G7 का विस्तार करने की बात कही गई थी, और उस समय ऐसा माना जा रहा था कि विस्तार करके भारत को, इसका सदस्य भारत को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो G7 इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत और OIC के बीच रिलेशन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान संबंध बिगड़ रहे हैं तो उसमें OIC भी एक पक्ष है, तो इसे आपको देखना होगा। कश्मीर इशू जिससे जुड़ जाता है मुद्दा। वैश्विक भूखमरी सूचकांक, हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट के बाद कई प्रकार की आलोचनाएं की गई कि भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है इसमें, तो पक्ष विपक्ष इसके अपने आयाम हैं, तो इसे भी आपको कंप्लीट करना होगा। इसके कौन कौन से सूचकांक की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से पहलू को सूचकांक में शामिल किया जाता है, भारत की रैंकिंग क्या है, अन्य देशों, विकासशील देशों में भी भारत की स्थिति में इतनी गिरावट क्यों है, और भारत किस प्रकार से इस रैंकिंग में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है, ऐसे सुझाव भी आप दे सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण है। अब्राहम समझौता एंड इंडिया। अब्राहम समझौता का मतलब है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बीच जो समझौते हो रहे हैं, मेनली इजराइल। आपने देखा होगा इजराइल का सऊदी अरब के साथ समझौता हुआ, इजराइल का मिस्र के साथ हो चुका है। तो ऐसे कई सारे पक्ष हैं अब्राहम समझौता से आकर जुड़ रहे हैं, और भारत की उसमें क्या भूमिका हो सकती है, ऐसे समझौते भारत के हित को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं। चूंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर बात करेंगे तो सभी इशू जो है वो एक दूसरे कंट्री से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इजराइल और सऊदी अरब ने समझौता किया तो भारत को कोई मतलब नहीं है उससे, भारत जरूर उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, तो उससे भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको फोकस करनी होगी। एक नवीन विश्व व्यवस्था, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जब कोविड-19 का दौर चल रहा था तो आपने न्यूज़पेपर में हमेशा पढ़ा होगा, आपने जब आप एडिटोरियल पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि कोविड-19 के बाद विश्व व्यवस्था की रूपरेखा में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, और चाइना की स्थिति इसमें डामाडोल हो सकती है। तो ऐसा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कोविड-19 के बाद किस प्रकार से बन रहा है, तो इसमें आपको इंडिया की सुधरती हुई स्थिति और चाइना को लेकर विश्व के सभी देशों में व्याप्त होता संदेह, चाइना की संदेहात्मक भूमिका महत्वपूर्ण है। आपको बताना होगा कि किस प्रकार से कोविड-19 की उत्पत्ति से लेकर, आप इसे उत्पत्ति नहीं कर सकते ऑफिशियली तरीके से, लेकिन किस प्रकार से कोविड-19 के प्रसार में WHO की निष्क्रिय भूमिका चाइना के पक्ष में देखी गई, और इसके बाद किस प्रकार से इसका विस्तार होते गया और विश्व को इसने एक वैश्विक महामारी के रूप में तब्दील कर दिया कोविड-19 के दौर। तो इस प्रकार से चाइना की भूमिका विश्व के सभी देशों के मध्य एक संदेहात्मक देश के रूप में विकसित हुई, और कहीं न कहीं इस दौरान भारत ने मानव कल्याण के लिए जो भी कदम उठाए, चाहे वह वैक्सीन कूटनीति हो, PPE किट भेजने का मामला हो, जो भी उस समय पैरासीटामोल टैबलेट, HCQ, जो भी उस समय कोविड-19 के दौर का इशू चल रहा हो, या फिर अब सार्क के माध्यम से आपात जो इकोनॉमिक हेल्प होती है उसकी बात की गई। G20 के बैठक में भारत ने अपना वित्तीय हेल्प वहाँ पर पेश की थी। तो इस प्रकार से कई सारे इशू जो हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हुई है। भारत एक वैश्विक मैत्री के रूप में उभर रहा है, एक मानव के कल्याण करने की जो भारत की जो स्थिति है वह मजबूत हुई है, और चाइना की स्थिति विश्व में कहीं ना कहीं एक संदेह के रूप में उभरी है। तो इस दृष्टि से आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को भी आपको कंप्लीट करना है। अब आते हैं RCEP। तो RCEP के बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि RCEP से संबंधित लेक्चर मैं ले चुका हूं, और वह काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर था। मुझे लगता है कि उसमें RCEP से संबंधित सभी पक्षों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से वहां पर बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो RCEP का आप लेक्चर देखिए, कृषि कानून का वहाँ लेक्चर देखिए, हमारा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और जो भी अन्य संभावित टॉपिक हैं आने वाले समय में भी उससे संबंधित वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी, चूंकि अभी भारत अस्थायी सदस्य के रूप में यहाँ पर निर्वाचित हुआ है, तो अस्थायी सदस्य के दावे, प्रति दावे और भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है, तो आपको कंप्लीट करना है। वैक्सीन कूटनीति से संबंधित वीडियो, ये थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा। वैक्सीन कूटनीति से संबंधित वीडियो अवेलेबल करा दिया गया है। वैक्सीन कूटनीति में भारत की भूमिका और किस प्रकार से भारत एक
वैक्सीन कूटनीति के माध्यम से एक सुपर पावर के रूप में भारत उभर चुका है, इसे भी हमने दिखाने का प्रयास किया है। तो इसमें से कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर वीडियो अवेलेबल करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और आने जो भी शेष टॉपिक हैं आने वाले समय में भी उससे संबंधित वीडियो आप लोगों को प्रदान करा दिए जाएंगे, आप लोगों को प्राप्त करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये जो था आज का हमारा करेंट अफेयर से संबंधित पूरा वीडियो आधारित है। करेंट अफेयर में इंटरनेशनल रिलेशन में कई सारे पहलू का हमने डिस्कस किया, जिसमें से वैक्सीन डिप्लोमेसी और स्पेस डिप्लोमेसी महत्वपूर्ण है, आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो आज का हमारा वीडियो पूरी तरह से 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित करंट अफेयर के टॉपिक्स कौन कौन से हैं इससे संबंधित था। इसमें टोटल 20 टॉपिक को बताया गया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो 3 प्रश्न करने होंगे वे 3 प्रश्न निश्चित रूप से, अगर आप इन 20 टॉपिक को कंप्लीट कर लें तो वे 3 प्रश्न आप निश्चित रूप से इन टॉपिक से आप पाएंगे वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये सारे टॉपिक्स आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच।